देखिएगा कक्षा 8वीं में अध्याय 5 उद्योग। कल हमने आपको उद्योग के आकार के बारे में जानकारी दी थी। आज हम उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी देंगे। मतलब उद्योग का स्वामी या उद्योग का मालिक का आधार क्या है। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात बांटा जा सकता है। निजी मतलब होता है प्राइवेट, राज्य का स्वामित्व मतलब जिसमें राज्य का हिस्सा हो या राज्य उसका मालिक हो, या सार्वजनिक क्षेत्र या समूह के द्वारा बनाया गया सार्वजनिक क्षेत्र हो, या संयुक्त कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया हो, या फिर सहकारी क्षेत्र अर्थात राज्य के कुछ अधिकारी और किसान या अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया जो उद्योग है, उस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र में देखिएगा उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन मतलब उस उद्योग को चलाने वाला व्यक्ति या तो एक व्यक्ति हो सकता है अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है जिसका संचालन सरकार के द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग का संचालन या स्वामित्व राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। फिर सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों, कामगारों अर्थात वहां काम करने वाले अथवा दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं, जिसका स्वामित्व किसका होता है? कच्चे माल मतलब जैसे डेयरी है तो डेयरी में दूध कौन लाता है? तो दूध लाने वाला और उस दूध को अन्य जगह तक पहुंचाने वाला या उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का जो उद्योग होता है वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। ठीक है, ये सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी का एक चित्र दिया हुआ है, उद्योग का एक चित्र दिया हुआ है ना। सुधा डेयरी जहां पर विभिन्न प्रकार के गांवों का दूध जाकर इकट्ठा होता है और उस दूध का पैकिंग करके वापस उसे बाजारों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा क्षेत्र हो गया? ये सहकारी क्षेत्र। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक मतलब उद्योग की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने और उसको प्रभावित करने वाले मतलब
प्रभाव डालने वाले कारक या घटक के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। इन सभी की उपस्थिति, इन सभी की उपलब्धता, इन सभी का को मिलाकर एक संपूर्ण उद्योग कहलाता है, उद्योग जगत कहलाता है। ठीक है, तो ये कारक हैं। अगर इसमें से एक भी कारक या घटक नहीं हो पाएगा तो उद्योग नहीं चल सकता है। ठीक है, इसलिए ये सभी उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, जहां पर बिल्कुल सहजता से सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। ज्यादातर चीजें वहां पर उद्योग केंद्रित होते हैं या स्थापित होते हैं। कभी कभी सरकार कम दामों पर विद्युत उपलब्धता मतलब बिजली उपलब्ध कराती है, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। ठीक है, जहां भी आसपास में उद्योग अगर कोई लगा रहा है, कोई पूंजी लगा रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, तो ऐसी जगह पर सरकार क्या करती है, उनको कम दाम पर विद्युत या बिजली उपलब्ध कराती है। और परिवहन के लिए अगर उस तरफ आसपास में रोड वगैरह नहीं है तो रोड बनाने के लिए भी सहायता प्रदान कर देती है। अन्य जरूरी चीजों की उपलब्धता सरकार कराती है। क्यों? ताकि उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग स्थापित हो रहा है, वहां पर लोगों का विकास हो सके और वहां के आसपास में शहरों और नगरों में वृद्धि हो। इसलिए सरकार भी बहुत से कार्यों में उद्योग के लिए सहयोग करती है। ठीक है, चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया गया है उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक, अर्थात उद्योग में इन सभी चीजों का समावेश या शामिल होना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि कच्चा माल सबसे पहले, फिर बिजली, फिर भूमि की व्यवस्था, फिर परिवहन सामान को लाने जाने का, फिर संचार, फिर श्रम मतलब वहां पर मेहनत करने वाले लोग, फिर पूंजी मतलब वहां पर राशि या धन लगना, और बाजार की व्यवस्था मतलब सामान अगर तैयार हो गया तो उसे बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए, और पानी की व्यवस्था। ठीक है, तो इन सभी कारक से एक उद्योग ठीक से चल सकता है, अथवा कोई भी एक कारक की अगर कमी हो जाती है तो वो उद्योग खतरे में या जोखिम भरा हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे औद्योगिक तंत्र, अर्थात उद्योग में किस प्रकार से और दूसरी भी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, औद्योगिक तंत्र में निवेश मतलब होता है धन का लगाना, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। प्रक्रम मतलब सारे क्रम को अच्छे से संचालित करना, निर्गत मतलब उसके लिए बाजार वगैरह की व्यवस्था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना भी शामिल है।
प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप को शामिल किया गया है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करे। मतलब कच्चा माल जो आता है उसमें से जो काम की चीजें नहीं होती हैं उसे उस कच्चे माल से अलग कर देना और अच्छे प्रकार के माल सामान को व्यवस्थित करना। निर्गत मतलब अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। ठीक है, अंतिम उत्पाद मतलब जैसे मान लीजिए लुगदी बनी, लुगदी का अंतिम उत्पाद क्या है? कॉपी या पुस्तक का बनना। ठीक है, यह क्या हो गया? उसका अंतिम उत्पाद हो गया। और इससे अर्जित आय और इससे प्राप्त होने वाली आमदनी। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, फिर मानव श्रम, फिर कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, मतलब वह सामान आपके लिए बनाया गया है, उत्पादन उसका किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्रियाकलाप में चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। ठीक है, जूता कहाँ से बनता है, किससे बनता है, कैसे बनता है और यह इसमें किस प्रकार से पूंजी लगाई जाती है और यह किस प्रकार से हमारे हाथ में पहुंचता है, इसको हम मौखिक रूप से जान सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश मतलब कौन कौन से हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, एक दूसरे के पास बने होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, अपने आसपास के व्यवस्था को आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है वो हैं पूर्वोत्तर में अमेरिका, पश्चिम और मध्य में यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप मतलब समुद्र के आसपास का जो तटीय क्षेत्र होता है उसके आसपास होते हैं और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, अर्थात जहां से कोयला निकलता है वहां से उसके निकट होते हैं। ठीक है, कौन? औद्योगिक संस्थान या कारखाने। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से और कहाँ पर हैं। ठीक है, एक नक्शा दिख रहा है, देखिएगा, विश्व के औद्योगिक प्रदेश के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं। एक संकेत देख लेते हैं यहाँ पे, विश्व की औद्योगिक पट्टी और काला दिया हुआ है, काले कलर में बॉक्स बना हुआ है, वो औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, तो एक विश्व की औद्योगिक पट्टी का चित्र है, निशान है हल्का सा गुलाबी कलर का, और काला कलर का जो है वो औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये जो काला काला दिख रहा है वो औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, जहां भी दिख रहा है, और जो हल्का गुलाबी कलर का है वो औद्योगिक पट्टी है। ठीक है, वहां आसपास में छोटे छोटे उद्योग हैं, और काला काला जो दिख रहा है वो क्या है? औद्योगिक प्रदेश है। यह पूरे विश्व का नक्शा है ना, पूरा इसमें आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ पर क्या है, कौन कौन सा देश है। ठीक है, तो नक्शे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है? उत्तर दिशा होती है, ऊपरी हिस्सा। ठीक है, और नीचे का तरफ जो होता है वो क्या होता है? दक्षिण। और जो बाएं साइड होता है वो होता है पश्चिम, और जो दाहिने साइड होता है वो होता है पूरब या पूर्व। ठीक है,
तो ये विश्व का नक्शा है और ये देखिए हमारा भारत नक्शे में दिख रहा है। तो ये हमारा भारत है। एक औद्योगिक प्रदेश है चेन्नई और दूसरा औद्योगिक प्रदेश है मुंबई। और गंगा घाटी जो काला काला दिख रहा है वो क्या है, औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे विश्व में औद्योगिक प्रदेश और विश्व की औद्योगिक पट्टी के बारे में इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं छोटे छोटे, जैसे मुंबई में पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम की एक उद्योग है गुंडूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये कुछ विशेष औद्योगिक प्रदेश हैं हमारे भारत देश के। ठीक है, अब देखते हैं औद्योगिक विपदा मतलब औद्योगिक दुर्घटना के बारे में यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग मतलब बिना हिसाब किताब के जब ज़्यादा उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 बजे घटित हुई थी। मतलब लगभग रात को 12:30 बजे एक घटना घटित हुई थी। तब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह उस समय के आसपास की सबसे बड़ी दुखद घटना और औद्योगिक घटना है जो कारखाने में घटी थी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइमेट जिसे MIC कहा जाता है गैस का रिसाव हुआ था। और 89 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी गैस के रिसाव की वजह से। उसमें उस उद्योग में दम घुटने की वजह से 35,000 लोगों की 598 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? भोपाल में। इसे गैस त्रासदी कांड भी कहा जाता है, दुर्घटना भी कहा जाता है। और हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक से अधिक बीमारियों से जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति मतलब उनका जो शारीरिक व्यवस्था है वो किसी भी प्रकार से बीमारी या बीमारी से बच पाने की जो क्षमता होती है वो उसमें कमी आ गई थी। आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं मतलब शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की विकृति आ गई है, किसी न किसी प्रकार की कमी आ गई है उस गैस कांड में जो जहां वो लोग काम करते थे, मजदूर लोग, है ना। तो इसे भोपाल त्रासदी गैस कांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली पढ़ाई हम आने वाले दिनों में करेंगे। आप लोग भी पुस्तक पढ़ते रहिए घर पर और माता पिता जैसे बोलते हैं वैसा आपको अपने घर में कार्य करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।